प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम बीए पार्ट थर्ड का हॉब्स का सामाजिक समझौते सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। कल हमने क्या पढ़ा था कि हॉब्स का मानव स्वभाव के बारे में क्या बताया है, प्राकृतिक अवस्था, प्राकृतिक अधिकार और प्राकृतिक कानून। आज हम क्या पढ़ेंगे कि हॉब्स का सामाजिक समझौते सिद्धांत के क्या कारण हैं। प्राकृतिक अवस्था में संघर्ष की स्थिति से चिंतित होकर मनुष्य की बुद्धि और विवेक ने सोचा कि आत्मसंरक्षण के लिए इस भयावह दशा का अंत किया जाना आवश्यक है। यानी प्राकृतिक अवस्था की कुछ कठिनाइयाँ थी, उन्हीं के कारण राज्य की स्थापना या उत्पत्ति होती है। अब इसके क्या कारण रही है? पहला, प्राकृतिक अवस्था में क्या था? अशांति थी, हिंसा, युद्ध, घृणा यानी असुरक्षा का वातावरण था। ऐसी दशा में क्या आवश्यक था कि ऐसी संप्रभु सत्ता की स्थापना की जाए जो सुरक्षा की व्यवस्था कर सके। दूसरा, प्राकृतिक अवस्था में क्या था? प्राकृतिक कानून तो थे, पर इन कानूनों की व्याख्या करने वाली कोई सर्वोच्च सत्ता नहीं थी। तीसरा, प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक नियमों का पालन कराने वाली कोई सत्ता नहीं थी। अपने स्वार्थ के वशीभूत होने के कारण लोग उनका उल्लंघन करते थे, जिससे संघर्ष पनपता था। इस स्थिति के निवारण के लिए भी संप्रभु सत्ता की स्थापना की आवश्यकता हुई। चौथा, प्राकृतिक कानूनों का पालन लगातार तभी हो सकता था जब उसका उल्लंघन करने वालों को उचित दंड देने वाली किसी दंड शक्ति का अस्तित्व हो। अतः इस कारण भी एक संप्रभु की स्थापना आवश्यक हो गई। यानी हॉब्स ने क्या कहा है कि राज्य की स्थापना या उत्पत्ति होती है, यानी राज्य की उत्पत्ति के कारण क्या रहे हैं कि कोई संप्रभु सत्ता नहीं थी जो संरक्षण हो सके। बाद में हम क्या आता है हमारा सामाजिक समझौते द्वारा राज्य की उत्पत्ति, यानी प्राकृतिक अराजक अवस्था से छुटकारा पाने के उद्देश्य से हॉब्स के अनुसार मनुष्यों ने आपस में एक समझौता संविदा करके अराजक दशा का अंत किया। प्रत्येक व्यक्ति क्या शपथ लेता है कि मैं इस व्यक्ति को या व्यक्ति समूह को इस शर्त पर अपना अधिकार देता हूँ तथा स्वयं अपने पर शासन करने के अधिकार का परित्याग करता हूँ कि तू भी अपने अधिकार इसी प्रकार व्यक्ति को देगा और स्वशासन के अधिकार छोड़ देगा। तो इस तरह का क्या हुआ, एक समझौता किया सब व्यक्तियों ने मिलके, और ऐसा करने पर क्या हुआ, सारा जन समुदाय एक व्यक्ति में संयुक्त हो जाता है। इससे पहले समाज और राज्य की कोई सत्ता नहीं थी, और मनुष्य इस तरह जब सभी मनुष्य संविदा या समझौते की प्रतिज्ञा करते हैं तो संविदा करने वाले व्यक्तियों का समूह क्या कहलाता है? राज्य कहलाता है। जिस व्यक्ति या व्यक्ति समूह को संविदा करने वाले मानव अधिकार सौंपते हैं वह दीर्घकाल लेवियाथन है, और वह जनता की शांति व प्रतिरक्षा के लिए पृथ्वी में मानव देव की तरह है। अब हमारा राज्य का स्वरूप आता है। राज्य का स्वरूप में क्या बताया उन्होंने हॉब्स ने कि समझौते द्वारा हॉब्स ऐसी दमनात्मक शक्ति की सृष्टि करता है जो उसके पूर्व में नहीं थी। समझौते द्वारा वो क्या करता है? दो कार्यों की पूर्ति करता है। पहले वह व्यवस्थित और सभ्य समाज की स्थापना करता है। दूसरा, वह एक ऐसे राज्य की स्थापना करता है जिसमें मनुष्य अपने समस्त प्राकृतिक अधिकारों का परित्याग कर एक निरंकुश प्रभु का निर्माण करते हैं। वह कहता है कि समझौते के द्वारा निर्मित राज्य व्यक्तियों को आश्वासन देता है कि उसकी भारी और आंतरिक शत्रुओं से रक्षा की जाएगी। ऐसा तभी हो सकता है जब सब मनुष्य राज्य की आज्ञा पालन करने का आश्वासन दे और राज्य की संपूर्ण शक्ति किसी एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समुदाय में परिवेष्टित कर दी जाए। ऐसा व्यक्ति ही सबकी इच्छाओं को एक शक्तिशाली इच्छा के रूप में परिवर्तित कर सकता है। जो व्यक्ति इस शक्ति का प्रतीक होगा वह संप्रभु या राज्य कहलाएगा। हॉब्स का संप्रभु यानी लेवियाथन या राज्य पूर्ण रूप से निरंकुश है। समझौते द्वारा अनेक इच्छाओं के स्थान पर एक इच्छा का निर्माण होता है। संप्रभु के आदेश ही कानून है, उसका प्रत्येक कार्य न्यायपूर्ण होता है।
प्रभुसत्ता को लोगों पर असीम अधिकार प्राप्त होते हैं। लोगों का एकमात्र कार्य संप्रभु के आदेशों का पालन करना होता है। यानी समझौते के बाद ही समाज और राज्य का प्रादुर्भाव हुआ। सामाजिक समझौते द्वारा होब्स ने किसकी स्थापना करी है? निरंकुश राजतंत्रात्मक राज्य की स्थापना की है। अब उनके समझौते सिद्धांत की क्या विशेषता है? कि पहला क्या विशेषता है कि उनका समझौता कैसा है? सामाजिक या शासकीय नहीं। इसका मतलब क्या होता है कि शासकीय अनुबंध क्या होता है? शासक और शासितों में होता है। यानी हॉब्स का जो समझौता सिद्धांत है वो राजा और प्रजा के मध्य नहीं है, वो किनके बीच हुआ है? विभिन्न व्यक्तियों के बीच हुआ। यानी संविदा करने वाले पक्ष व्यक्ति हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ संविदा करके संप्रभु यानी शासक की सृष्टि करते हैं। अतः संविदा की शर्त शासक पर लागू नहीं होती। तो पहली विशेषता क्या है कि समझौता कैसा है? सामाजिक है, शासकीय नहीं। दूसरा क्या आता है? शासक या संप्रभु सत्ता समझौते में किसी भी पक्ष के रूप में सम्मिलित नहीं है। अतः वह जो कुछ करती है उसके लिए वह किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होती, वह पूर्णतः निरंकुश होती है। तीसरी विशेषता क्या है कि जिन उद्देश्यों से अनुबंध की रचना हुई या समझौते की रचना हुई, समझौता किया है, वे अनुबंध के अंग मान लिए गए हैं। इसका अर्थ क्या है कि जब तक उनकी पूर्ति होती रहेगी तब तक अनुबंध जारी रहेगा। चौथी विशेषता क्या है? वह मनुष्य के भय पर आधारित है। यानी हिंसा जनित मृत्यु का भय ही मनुष्य को इस अनुबंध करने के लिए बाध्य करता है। पांचवी विशेषता क्या है कि शासक सर्वोच्च विधायक होता है, उसके आदेश ही नियम अथवा विधि होते हैं। छठी विशेषता क्या है? इस समझौते से प्राकृतिक अवस्था में एकाकी रहने वाले व्यक्तियों ने समाज का निर्माण किया है, अतः यह सामाजिक समझौता है। नेक्स्ट हमारा क्या आता है कि समझौते द्वारा विविध संघर्षरत इच्छाओं का स्थान एक प्रतिनिधित्वात्मक इच्छा ग्रहण कर लेती है। इस प्रकार शासक के हाथ में एक सामूहिक सत्ता आ जाती है और वह कृत्रिम व्यक्ति है। चूंकि वह संविदा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों को प्राप्त कर लेता है और वह प्रत्येक व्यक्ति का प्रतिनिधि है। तो हमारा समझौते में क्या है? ये हमको करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा इसको कि मैं इस व्यक्ति को या व्यक्ति समूह को इस शर्त पर अपना अधिकार देता हूँ तथा स्वयं अपने पर शासन करने के अधिकार का परित्याग करता हूँ कि तू भी अपने अधिकार इसी प्रकार व्यक्ति को देगा और स्वयं शासन के अधिकार को छोड़ देगा। यानी इसके बाद किसका हुआ? समाज और राज्य का प्रादुर्भाव हुआ है और एक निरंकुश राजतंत्रात्मक राज्य की स्थापना करता है।